गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। बीपीएस ऑनलाइन क्लास में अंदर आपका स्वागत है। 12th क्लास हिंदी मीडियम के अंदर अपने पास में यूनिट 2 विलियन चल रहा था। इस विलियन के अंदर आपने काफी टॉपिक कर चुके हैं अपन लोग, जिसे पिछली क्लास के अंदर अपने पास में गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। इसके बारे में पढ़ रहे थे, गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ, वापस बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गैसों की द्रव में विलेयता के अंदर इसमें गैस है तो है आपका विलेय पदार्थ, और जो द्रव है वो क्या है, विलायक होता है। द्रव क्या होता है, विलायक होता है। और मैंने आपको कहा था गैसों की द्रव में विलेयता को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके सबसे पहला कारक तो मैंने बताया था गैस की प्रकृति, ठीक है, या जैसे विलेय की प्रकृति भी कह सकते हैं। पहला फैक्टर कौन सा था, गैस की प्रकृति था। दूसरा फैक्टर इसके अंदर था आपके विलायक की प्रकृति, या मैंने दोनों साथ में बता दिए होंगे, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो दूसरा फैक्टर कौन सा है, विलायक की प्रकृति है। तीसरा प्रभाव जो मैंने आपको बताया था वो था आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव बताया गया था, तीसरा प्रभाव जो किसका है वो है ताप का प्रभाव। और जो चौथा इफेक्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है वो अपने को करना है, वो है दाब का प्रभाव। चौथा इफेक्ट किसका आएगा, दाब का प्रभाव, ठीक है भाई। ये चौथा प्रभाव किसका है, दाब का प्रभाव आपके होता है। तो अगर याद हो तो मैंने कहा था ठोसों की द्रव में विलेयता पर तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है। और मैंने आपको यहाँ तक भी कहा था कि गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए एक नियम दिया गया है। वो नियम किसका नियम है, आपके हेनरी का नियम। किसका नियम है, आपके हेनरी का नियम आपके आता है। समझ लो मेरी बात को, कौन सा नियम आता है, अपने हेनरी का नियम है। बोर्ड ने बहुत बार पूछ रखा है, बहुत ध्यान से अपन लोगों को ये नियम समझना, ठीक है भाई। तो अपना जो आज का मेन विषय है वो है हेनरी का नियम है। इसकी सीमाएं वगैरह है, इसकी सीमाओं के अलावा जैसे मान लीजिए आपके इसकी आपके उपयोग वगैरह क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में अपने को क्या करनी है, चर्चा आपको करनी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हेनरी के नियम, ठीक है भाई। तो आज का अपना पास मेन टॉपिक जो वो क्या है, हेनरी का नियम है, ठीक है भाई। जो नियम क्या है वो क्या है, आपके हेनरी का नियम है, ठीक है भाई। तो अब हेनरी का नियम क्या कहता है, बहुत सरल नियम है। ये किसमें संबंध बताता है, विलेयता और दाब में। किसमें संबंध बताता है, विलेयता और दाब में संबंध बताता है। क्या कहता है हेनरी का नियम, कि निश्चित ताप पर, क्या है आपके निश्चित ताप पर आपके किसी भी द्रव में गैस की जो विलेयता होती है ना, किसी भी द्रव में क्या है आपके गैस की विलेयता, इस विलेयता को याद रखना, रिप्रेजेंट करते हैं अपन एम से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। निश्चित ताप पर किसी भी आपके द्रव में गैस की विलेयता एम जो होती है वो दाब P के क्या होती है, समानुपाती होती है। दाब P के क्या होती है, समानुपाती आपके होती है। शॉर्ट भाषा में ये कहें, विलेयता दाब P की क्या होती है, समानुपाती आपके होती है। फिर से सुन लीजिए, हेनरी का नियम क्या है। हेनरी के नियमानुसार निश्चित ताप पर किसी भी द्रव में गैस की विलेयता जो m है वो दाब P के क्या होती है, समानुपाती आपके होती है, ठीक है भाई। यानी अपन ये कह सकते हैं m समानुपाती क्या होता है, P होता है। क्या होता है, m समानुपाती क्या है, आपके P होता है, ठीक है ना। ये आपके m बराबर क्या हो जाएगा, Kp। क्या हो जाएगा, Kp। ये क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पर अपने क्या है, एक प्रकार का समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है ना भाई, जिसे किस नाम से जानते हैं अपन लोग, हेनरी स्थिरांक भी अपन लोग कहते हैं। तो ये बहुत एक सरल छोटा सा नियम है। निश्चित ताप पर या स्थिर ताप भी कह सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी भी द्रव की गैस में जो विलेयता m होती है वो दाब P की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो m समानुपाती P, फिर क्या हो जाएगा, m बराबर Kp। ये क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक आपके होता है।
अब इसमें एक कंडीशन चाहे तो अपन इतना लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन अपन और दे सकते हैं इसके अंदर। इस नियम में एक कंडीशन क्या है और दी जा सकती है, वो क्या है कि यदि किसी द्रव में एक से अधिक गैसें विलय हो, यदि किसी द्रव में क्या कहा मैंने, एक से अधिक गैसें विलय होना, तो उस समय क्या आपको थोड़ा शब्द चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शब्द चेंज करना पड़ेगा। शब्द चेंज क्या होगा? याद रखें, विलेयता के स्थान पर तो मैं काम लूंगा मोल अंश। क्या काम में लूंगा? विलेयता के स्थान पर तो क्या काम में लूंगा? मोल अंश काम में लूंगा। और दाब की जगह मैं काम में लूंगा आंशिक दाब। दाब की जगह क्या काम में लिया जाएगा? आंशिक दाब काम में लिया जाता है। क्या काम मैंने? वापस से सुनिए बात को, कि यदि किसी विलायक में एक से अधिक गैसें विलय हो, यदि किसी विलायक में एक से अधिक गैसें विलय हो, तो आपकी गैस का जो मोल अंश है वो आंशिक दाब की क्या होता है? समानुपाती होता है। अब देखिए, मोल अंश को मान लीजिए आप x से रिप्रेजेंट करते हैं, और आंशिक दाब को मान लीजिए Pi से P1 से अगर अपन रिप्रेजेंट करें, तो ये x बराबर हो जाएगा KHPI। आई बात समझ में आपके? KH भी एक प्रकार से क्या है? हेनरी स्थिरांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक। यानी आपके एक से अधिक गैस विलय हो, तो विलयता के स्थान पर क्या काम में लेना? मोल अंश। और दाब की जगह क्या लेना? आंशिक दाब। यानी मोल अंश आंशिक दाब की क्या हो गया? समानुपाती आपके हो जाता। मोल अंश को रिप्रेजेंट x से कर दिया, आंशिक दाब को Pi से कर दिया, तो K बराबर क्या? X बराबर KHP। KH क्या है यहाँ पर? हेनरी स्थिरांक है। मेन नियम आपका यही है, M समानुपाती भी M बराबर क्या है? KP आपके होता है। अब अगर आपको मैं देख बीच में ग्राफ खींचना हो, तो कहाँ दिक्कत है ग्राफ खींचने में? ठीक है ना, M समानुपाती P है ना, इसमें ग्राफ खींचोगे तो कैसी रेखा प्राप्त होगी आपको? सीधी रेखा आपके प्राप्त होती है। ये विलेयता और दाब में अगर अपन ग्राफ खींचे, ये विलेयता और ये दाब में अगर ग्राफ खींचा जाए, तो कैसी रेखा प्राप्त होती है? ये आपके सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये होता है हेनरी लॉ। क्या होता है? हेनरी का नियम, या जिससे अपन लोग हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। क्लियर भाई? तो बहुत शॉर्ट तरीके से M समानुपाती क्या है? P। ये क्या होता है? हेनरी का नियम आपके होता है। क्लियर भाई? अब देखो, ये तो हेनरी का नियम हो गया। कई बार क्या होता है, ये नियम हर जगह लागू नहीं होता, इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। इसकी क्या होती है? कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं होती है। तो कई बार क्या है, हेनरी के नियम की क्या पूछ लेते हैं आपसे? सीमाएं पूछी जा सकती है। तो कौन कौन सी लिमिटेशन है वो भी ध्यान से सुने। तो हेनरी के नियम की इसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, सीमाएं अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई? तो देखिए कौन कौन सी सीमाएं होती है। सबसे पहली 4 सीमाएं बता रहा हूँ, आप लोग ज्यादातर क्या है 2 लिमिटेशन पूछते हैं। सबसे पहले क्या है? दाब और विलेयता में संबंध बता रहा ना ये नियम। तो हेनरी कहता है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। क्या है आपके? दाब बहुत अधिक आपके नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? क्या कहा इसने? दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी इसकी लिमिटेशन के अंदर दूसरी बात इसने क्या कही? दूसरी बात इसने कही है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। आगे बात सुनिए, क्योंकि टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि गैसों की द्रव में विलेयता है ना, क्योंकि गैसें तो ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ जाओगे तो उनका आपके अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो क्या है? ताप बहुत आपके क्या है? कम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई? ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई? तीसरी बात आपको बता देता हूँ कि गैस, जैसे मान लीजिए गैसों की द्रव में विलेयता है, तो गैस विलायक से क्रियाशील नहीं होनी चाहिए। तीसरा नियम क्या कहता है? सीमा क्या कहती है? गैस विलायक से क्रियाशील नहीं होनी चाहिए। यानी जो गैस है जिस विलायक में बोल रहे हो वो से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। तो हेनरी का नियम क्या हो जाएगा? लागू आपके हो जाएगा। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस विलायक से क्या नहीं होनी चाहिए भाई? क्रियाशील आपके नहीं होनी चाहिए।
और चौथी इसकी जो लिमिटेशन है वो आपको बता रहा हूं, गैस विलायक में क्या होनी चाहिए, कम घुलनशील होनी चाहिए। गैस विलायक में क्या होनी चाहिए भी, कम घुलनशील आपके होनी चाहिए। समझ आगे भी बात आपके। तो ये 4 लिमिटेशन है आपके हेनरी के नियम। पहली क्या है, ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस विलायक से क्रियाशील नहीं होनी चाहिए, और गैस विलायक में क्या होनी चाहिए, कम घुलनशील होनी चाहिए। अगर ये लिमिटेशन है तो हेनरी का नियम लागू होता है, अन्यथा हेनरी का नियम बेटे लागू नहीं होता। क्लियर भाई। तो पहले हेनरी का नियम आ गया, उसके बाद उसकी क्या आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती है। ये लिमिट है तो हेनरी का नियम लागू होगा, अन्यथा हेनरी का नियम लागू नहीं होता। ठीक है भाई। अब देखिए उसके बाद आपके जो आपकी जो नई बुक है या जो आप बुक पढ़ रहे हो अभी 8% के अंदर, उस बुक के अंदर क्या है, हेनरी के नियम के उपयोग नहीं दिए हुए, लेकिन कंपटीशन के दृष्टिकोण से अपने को इसके थोड़े एक दो उपयोग भी क्या होने चाहिए, पता आपके होने चाहिए। तो तीसरा जो भाग आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं हेनरी के नियम के उपयोग। क्या बता रहा हूं आपके, हेनरी के नियम के किसकी बात कर रहे हैं भाई, उपयोग की बात कर रहे हैं कि कहाँ हेनरी का नियम आपके लागू हो सकता है। मे भी आगे बात सुनो आपके। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हेनरी का नियम होता है लागू आपके सोडा वाटर बनाने में। क्या बनाने में, आपके सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थ बनाने में, सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थ बनाने के लिए इसका नियम लागू होता है, हेनरी का नियम लागू होता है। सोडा वाटर जानते हो भाई, आजकल आप सब जानते हो मार्केट में सोडा वाटर की दुकान है, पर सोडा वाटर पीते हैं, उसको बनाने के लिए काम आता है। बता सकता है इसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। देखिए सोडा वाटर बनाने में आपके पानी प्लस CO2, कौन सी गैस काम में लेते हैं, CO2 गैस आपके काम में लेते हैं। तो सोडा वाटर बनाने में कौन सा नियम है, हेनरी का नियम क्या होता है, लागू होता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है गर्म जल को ठंडा करने में, इसको गर्म जल को ठंडा करने के लिए भी कौन सा नियम आपके, हेनरी का नियम लागू होता है। गर्म जल को क्या करने में, ठंडा करने में किसका नियम लागू होता है, हेनरी का नियम लागू आपके होता है। ये दो तो जनरल थे। अब देखो तीसरा नियम इसका काफी इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से इस बात को समझना आप लोग। देखिए आपने सुना होगा जो समुद्री गोताखोर होते हैं ना वे, कौन आपके समुद्री गोताखोर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं आप सभी जानते हो, जब समुद्र की गहराई में जाते हैं तो अपने साथ में कृत्रिम श्वसन के लिए गैस सिलेंडर ले जाते हैं। समुद्री गोताखोर क्या करते हैं, जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो कृत्रिम श्वसन के लिए क्या करते हैं, अपने पीठ के पीछे याद हो तो क्या है, गैस सिलेंडर बांध के ले जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह गैसें हैं आपके भरी होती है। क्यों ले जाते हैं, देखो जब समुद्र की गहराई में जाएंगे ना तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब समुद्र से वापस ऊपर की तरफ आएंगे, जब वापस क्या होते हैं, अगर गैस सिलेंडर नहीं ले जाए और उस समय अगर वापस ऊपर की तरफ आते हैं ना, तो उनके ब्लड के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन के बुलबुले, यानी नाइट्रोजन गैस उसमें क्या होती है, आपके घुलना प्रारंभ हो जाती है। आगे बात सुनना, आपके नाइट्रोजन के बुलबुले उनके अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके हार्ट पर एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और हार्ट अटैक आकर उनकी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। तो इसीलिए उनको क्या ले जाना पड़ता है, अपने साथ में गैस सिलेंडर ले जाना पड़ता है। वापस सुनिए बात को, समुद्री गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो अपने साथ में कृत्रिम श्वसन के लिए गैस सिलेंडर ले जाते हैं। अगर नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, जब वापस ऊपर आएंगे ना तो उनके शरीर के अंदर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा और ब्लड के अंदर कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और याद रखना, ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस का घुलना, रोग की जो ये अवस्था होती है ना, इसे बीड्स कहते हैं। रोग की इस अवस्था को किस नाम से जानते हैं, बीड्स। ये विशेष बात ध्यान रखना, बीड्स क्या है, ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस के बुलबुलों का बनना क्या कहलाता है भाई, बीड्स क्या कहलाता है, बीड्स। ये अवस्था रोग की क्या कहलाती है,
बीड्स आपके कहलाती है। ठीक है, तो ये विशेष तो आपका तीसरा पॉइंट जरूर ध्यान रखें। इसी तरह से एक और आपको इसका हेनरी के नियम से संबंधित की बात है। देखो, जो ऊंचाई पर रहते हैं, जो हाइट पर रहते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, उनके संबंध में आपको बात बता रहा हूं। ठीक है भाई, पर्वतारोही या अपन यूं कह सकते हैं जो ऊंचाई पर रहते हैं। अगली बात समझ, जो क्या है आपके ऊंचाई पर रहते हैं, उनमें दो प्रॉब्लम होती है। एक तो क्या होता है, उनका शरीर क्या होता है, कमजोर हो जाता है। पर्वतारोही या जो ऊंचाई पर रहते हैं, उनका शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तथा उनमें क्या सोचने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। उन लोगों में काय की क्षमता, सोचने की जो क्षमता है ना, वो क्या हो जाती है भी आपके कम हो जाती है। आगे बात सुनो आपके, वापस से सुनिए। पर्वतारोही या जो ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं, उन व्यक्तियों में सोचने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। आगे बात सुनिए, रोग की जो ये अवस्था है, ये सबसे बड़ी बात है। रोग की इस अवस्था को एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रोग की जो ये अवस्था है, ये क्या कहलाती है, एनोक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है, एनोक्सिया के कहलाती है। बोर्ड में मैं तो कहता हूँ, बहुत पुरानी समय से इस बात को पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड ने पुराने सिलेबस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि एनोक्सिया रोग क्या होता है। तो पर्वतारोही या ऊंचाई वाले स्थानों पर जो व्यक्ति रहते हैं, उनका शरीर कमजोर हो जाता है, उनमें सोचने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। रोग की ये जो अवस्था है, ये अवस्था क्या कहलाती है भाई, एनोक्सिया के कहलाती। क्या कहलाती है, रोग की ये जो अवस्था है, ये क्या कहलाती है, एनोक्सिया के कहलाती है। ठीक है ना, तो कितने हो गए, 4 उपयोग हो गए। कितने हो गए, 4। पहला क्या बताया, सोडा वाटर बनाने। दूसरा किसमें बताया, गर्म जल को ठंडा करने में भी कौन सा आपके ये हेनरी का नियम लागू होता है। तीसरा कौन सा बताया, बीड्स। कौन सी अवस्था बताई थी आपके, बीड्स वाली अवस्था आपके बताई गई थी। ठीक है, और उसके बाद कौन सी है, एनोक्सिया। तो इस तरह से अपना क्या है, हेनरी का नियम क्या होता है भाई आपके कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो पहले नियम आ गया, फिर उसकी लिमिटेशन आ गई, और उसके बाद में क्या आ जाती है, उसकी सीमाएं आ जाती है। क्या आ जाती है, सीमाएं, और उसके बाद सॉरी उसके क्या आ जाते हैं, उपयोग आपके आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़े। ठीक है ना भाई, क्योंकि ये बोर्ड ने कई बार क्या है पूछ सकता है, बोर्ड ने इसको कई बार पूछ रखा है। ठीक है ना भाई, तो ये हेनरी का नियम एक कंप्लीट टॉपिक आपके हो जाता है। अब देखिए, उसके बाद अब आपको एक बात बताऊं, यहाँ से पार्ट जो है थोड़ा क्या है, यूं कह सकते हैं अपन लोग थोड़ा हार्डनेस पार्ट में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डेरिवेशन यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो अगला टॉपिक जो है वो है अपने पास द्रव विलयन में वाष्पता। क्या है, अगला टॉपिक क्या रहेगा, द्रव विलयन में क्या रहेगा आपके, वाष्पता। ठीक है भाई, द्रव विलयन में क्या रहता है, वाष्पता आपके टॉपिक है। देखो, इसमें भी क्या है आपके द्रव विलयन के वाष्पता में भी आपको एक नियम ही पढ़ना है। एक्चुअल में इसमें भी अपने को क्या पढ़ना होता है, एक नियम ही आपके पढ़ना होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी डेरिवेशन या यूं कहें एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये आपके हर जगह काम आएगी। तो मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। यदि किसी विलायक में, विलायक जानते हैं जिसमें बोलते हैं, यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, क्या है आपके, यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाए, क्या कहा मैंने, यदि किसी विलायक में क्या घोला जाए, तो अवाष्पशील पदार्थ घोला जाए, तो उस समय मैं आपको बता देता हूं, जो विलयन का वाष्प दाब है ना, वो विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। उस समय विलयन का वाष्प दाब किसके वाष्प दाब से, विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम हो जाता है। विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम हो जाता है, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, वाष्प विलयन का अपेक्षित अवनमन। क्या कहते हैं, विलयन का क्या कहते हैं, अपेक्षित अवनमन कहते हैं। विलयन का अपेक्षित क्या कहलाता है भाई, अवनमन कहलाता है। कई बार ये पूछ लेते हैं विलयन का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, वैसे आगे पूरा टॉपिक आएगा, फिर से सुनिए।
यदि किसी विलायक में अवाष्पशील नहीं अवाष्पित पदार्थ को घोलेंगे ना, तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विलयन का आपेक्षिक अवनमन अपन लोग कहते हैं। ठीक है ना। इस आपेक्षिक अवनमन को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं P नॉट माइनस P से। ये आगे से बताएंगे P नॉट P वगैरह क्या है। तो ये तो एक जनरल बात हुई इसकी। अब देखिए इस टॉपिक के अंदर भी मैंने क्या कहा, एक नियम आएगा। वो नियम क्या है, रावल का नियम। इसका नियम आएगा आपके रावल का नियम कह सकते हैं। किताबों में रावल्ट का नियम लिखा हुआ है, एक ही बात है। आगे बात सुन, तो एक बात आपको बता देता हूं मैं, हेनरी के नियम और रावल्ट के नियम, इन दोनों में से एक नियम आपके बोर्ड के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा भाई, रावल का नियम या किसका है, आपके रावल्ट का नियम आपके रहता है। तो ये जो नियम है ये आपको नेक्स्ट कालांश के अंदर बताया जाएगा। सेम हेनरी के नियम के जैसा ही है आपके, लेकिन ये दो शर्तों के अंदर बताया जाता है। एक तो बताया जाता है वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए और एक बताया जाता है अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। रावल्ट का नियम दो तरह से, पुरानी किताबों में तो एक ही चलता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट किताब है जो चल रही है उसमें दो तरीके से बताया हुआ है। एक तो वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए और एक इसके लिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए आपके क्या आएगा, रावल और रावल्ट का नियम आएगा। ठीक है भाई। तो आज की क्लास का अपना मेन जो टॉपिक रहा है वो रहा है हेनरी का नियम। क्या रहा है, हेनरी का नियम। ठीक है भाई, इसको अच्छी तरह से पढ़े आप लोग। और अपनी कॉपी के अंदर मुझे विश्वास है काफी दिन हो गए आप लोग अपना काम प्रॉपर वे से करते रहे होंगे। कुछ लोग तो वापस हम लोगों को रिप्लाई करते हैं। ठीक है। और इसके साथ देखो एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोग 16-17 अगस्त हो गई है, स्कूल के आदेशानुसार आप अपनी फीस भी जमा जाकर करवा सकते हैं, जिससे क्या है आपकी ऑनलाइन क्लासें प्रॉपर रूप से चल सके। ठीक है भाई, धन्यवाद।